दोस्तों, इस बार इजराइल के निशाने पर ईरान नहीं है, यमन है। और आखिरकार यमन के ऊपर अटैक करना क्यों शुरू कर दिया है? यहां तक कि जो हूती विद्रोही हैं, रेबल्स हैं, उन्होंने भी इजराइल के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना, मिसाइल्स दागना शुरू कर दिया है। लेकिन आखिरकार बात यह है कि इजराइल ने अचानक से यमन के ऊपर अटैक करना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि वहां पर तो कोई मुद्दा था ही नहीं। लेकिन आखिरकार ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की थ्योरी कहां से निकल कर आई है? हम लोग बड़ी विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार इजराइल ने इतना जबरदस्त अटैक क्यों किया है यमन के ऊपर, और यमन ने भी रिटालिएट किया है इजराइल के ऊपर, और इजराइल में काफी सारे मिसाइल से हमला कर दिए हैं। इसकी देखा देख यमन के हूती विद्रोहियों के साथ साथ गाजा के ऊपर जो हमास के लड़ाके हैं, उन्होंने भी इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया। यहां तक कि लड़ाई इतनी जबरदस्त बढ़ गई कि अमेरिका को इसमें बीच में दखलंदाजी करने की जरूरत पड़ी, और अमेरिका ने यह कहा कि अगर ये लड़ाई जारी रहती है तो हम लोग यमन के अंदर B-2 बॉम्बर को भेज देंगे। B-2 बॉम्बर आज इतना फेमस हो चुका है कि ईरान को डराने के लिए केवल एक ही ये एयरक्राफ्ट काफी था। मैंने आप लोगों को बताया था कि 1989 से जो है ये काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहा है। 1977 से लेकर 1989 तक यूएसए को लगभग 10 साल का समय लग गया था B-2 बॉम्बर को बनाने के अंदर, और भारतीय वैज्ञानिकों की सहयोग से इसके अंदर जो प्रोपल्शन सिस्टम था उसको विकसित किया गया। B-2 बॉम्बर रडार के पकड़ में नहीं आता है, और वो टेक्नोलॉजी भारत की ही देन थी। भारत के जो ब्रेन ऑफ ब्रेन जिसको हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ब्रेन था वो अमेरिका जाकर पहुंचा, और उसी की देन थी कि ये रडार से पकड़ में नहीं आता है। तो B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल जो है अमेरिका कर सकता है यमन के अंदर। लेकिन आखिरकार अभी जो ईरान के अंदर धमकी दी गई थी ईरान को कि हम लोग B-2 बॉम्बर से हमला कर देंगे, उसके बाद में ये जो है हमला रुक गया था। ईरान और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रुक गया था। लेकिन ऐसा क्या था? देखिए, खामेनेई जो था ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, वो लगभग 60 मीटर नीचे एक बंकर के अंदर छिपा हुआ था। अब इजराइल जो है वो इजीली अटैक वहां पर नहीं कर पा रहा था। इजराइल जो है कहीं ना कहीं वहां पर बैकफुट पर आ रहा था। इसी बीच जो है वो बारी आती है किसकी? यूएसए की। तो यूएसए ने कहा कि हम लोग को पता है कि आखिरकार खामेनेई कहां पर छिपा हुआ है, तो वो एक बंकर के अंदर छिपा हुआ था। तो अमेरिका ने कहा कि हम लोग कभी भी जो है इसको उड़ा सकते हैं। इसी चीज को सोचकर जो है वो अटैक करना शुरू किया अमेरिका ने ईरान के अंदर, और वहां पर अपने B-2 बॉम्बर्स भेज दिए। और B-2 बॉम्बर्स के अंदर जो GLU मिसाइल होती है वो इतनी जबरदस्त होती है कि एक बार वो अटैक करना शुरू करती है तो 60 मीटर नीचे ड्रिल करते हुए उन बंकर्स तक पहुंच सकती है जहां पर खामेनेई छिपा हुआ था। इसीलिए B-2 बॉम्बर से आज तमाम जो लोग हैं वो इतने छिपे हुए हैं। अब देखिए हम लोग किस तरीके से इस घटनाक्रम को देखते हैं। आप लोग देखिए कि इजराइल ने जैसे ही यमन के ऊपर अटैक करना शुरू किया तो वो बड़ा जबरदस्त अटैक था। यमन ने भी अपनी मिसाइल जो है वो दागना शुरू की। आप लोग देखिए कि आप लोग को पता है कि आयरन डोम किसके पास में है? इजराइल के पास में है। लेकिन जैसे ही हूती विद्रोहियों ने अटैक करना शुरू किया इजराइल के ऊपर, तो इजराइल की इंटरसेप्टर ने इंटरसेप्ट जो है वो करना शुरू किया, और वहां पर जितनी भी मिसाइल्स थी उनको आयरन डोम ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। मतलब वो मिसाइलें इजराइल के ऊपर जाकर नहीं गिरी, जबकि इजराइल की मिसाइलें जो है वो जाकर कहां पर गिर रही थी? यमन के अंदर और गाजा के ऊपर जाकर गिर रही थी। तो तबाही का जो मंजर था वो बड़ा जबरदस्त है। लेकिन आखिरकार सवाल तो यह है कि ईरान के बाद यमन का नंबर कैसे आ गया? ये तो लिस्ट के अंदर नहीं था, ये तो हिट लिस्ट में नहीं था। टारगेट्स कैसे चेंज हो गए? क्या वाकई में अब वर्ल्ड वॉर 3 जो है इसकी और हम लोग बढ़ रहे हैं? धीरे धीरे आप देखिए कितना एग्रेसिव इजराइल हो रहा है, या फिर ये जो स्पार्क है वो यूएसए ने दिया है? हम लोग बड़ा विस्तार से बात करते हैं। पीछे एक सैटेलाइट इमेज चल रही है। इस सैटेलाइट इमेज के अंदर पहले का और बाद का मंजर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट था, और वहां पर इजराइल के अटैक के बाद में पूरी तरीके से वहां पर साफ जो है वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। कई सारे जो मिसाइल्स है वो वहां पर अटैक किए गए हैं। लेकिन बात यह है कि आखिरकार ना तो रशिया और यूक्रेन का वॉर थमने का नाम ले रहा है, ना इजराइल और ईरान के बीच में या इजराइल और हमास के बीच में। ये लगातार वॉर चल रहे हैं। लेकिन ये वॉर चलाए जा रहे हैं, या फिर मतलब खुद जो है वो स्वयं सुफुर्द है, या फिर इन वॉर को किसी और के द्वारा कमांड किया जा रहा है? तो वो व्यक्ति है, वो देश है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही आज इतना जो सपोर्ट है वो इजराइल को दिया गया है, इतना सपोर्ट यूक्रेन को दिया गया है ताकि वो रशिया के साथ में लड़ सके। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके बताता हूं। भारत के अंदर अक्सर जब 2 राजा लड़ा करते थे तो ब्रिटिश जो थे हमारे देश के अंदर शासन किया करते थे। उनको ये लगता था कि आखिरकार इनमें से कमजोर राजा कौन सा है, जो कमजोर होगा उसका ब्रिटेन साथ देगा, ब्रिटिश साथ देंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी साथ देगी। और जब वो कमजोर राजा जो था वो लड़ने की क्षमता के अंदर आएगा बड़े राजा के साथ में, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी।
और दोनों के बीच में लड़ाई होने पर जो रोटी है, जो मुनाफा है, वो किसका होगा? ब्रिटिश का होगा। तो ऐसे ही अमेरिका करता है। तो अमेरिका को पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अगर वॉर होता है तो यूक्रेन काफी कमजोर है, तो क्यों ना यूक्रेन की मदद करें और उसको सामने लेकर खड़ा कर दें। वो रशिया को धमकी देगा और दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, और इसी बीच में अमेरिका की जितनी भी वेपन्स की खपत है वो कहां पर होगी? यूक्रेन के अंदर होगी। यही रणनीति जो है उसने इजराइल की वॉर के अंदर अपनाई। उसने क्या किया? इजराइल को काफी सपोर्ट किया ईरान की तरफ, और ईरान जो है वहां पर उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो यूएसए के जो वेपन्स थे उसकी खपत कहां पर होना शुरू हो गई? इजराइल के अंदर होना शुरू हो गई। इसलिए आज यूएसए की इकोनॉमी जो है वो काफी हद तक ऊपर बढ़ गई है। आप लोग देख सकते हैं कि यमन फायर्स मिसाइल एट इजराइल। तो यमन ने मिसाइल जो है वो दागना शुरू किया। 2 जुलाई की डेट है और लगभग दोपहर का ये समय था जिस समय इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया, विदाउट यानी कि इंटरसेप्ट कर दिया। इजराइल ने क्या किया? उसको इंटरसेप्ट कर लिया। इजराइल डिफेंस चीफ थ्रेटन टू रिटेलिएट फॉर हौतीस मिसाइल्स। तो जितनी भी हौतीस मिसाइल्स वहां पर पहुंच रही थी वो वहां पर कह रहे थे कि भाई हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जल्दी इसका जवाब देंगे। फिर देखिए आप लोग आईडीएफ मतलब इजराइल डिफेंस फोर्सेज इंटरसेप्ट मिसाइल्स फ्रॉम द यमन टू फ्रॉम गाजा। मतलब गाजा से भी मिसाइल्स आ रही हैं इजराइल के ऊपर और यमन से भी आ रही है। लेकिन आखिरकार बात क्या है? इतना जबरदस्त अटैक यमन ने करना क्यों शुरू कर दिया? तो यमन विल बी थ्रेटन लाइक तेहरान। मतलब हम लोग तेहरान की तरह ही जो है यमन को ट्रीट करेंगे। अब हम लोग कोई अलग से ट्रीट नहीं करेंगे। जिस तरीके से हमने तेहरान पर अटैक करना शुरू किया था वैसे ही हम लोग जो है वो यमन के ऊपर अटैक करेंगे आफ्टर स्ट्राइकिंग द हेड ऑफ द स्नेक इन द तेहरान। मतलब बात यह है कि जो हेड ऑफ स्नेक है, सांप का जो सिर होता है, उसको वो तेहरान मान रहे हैं, और बाकी का जो शरीर है वो किससे बना है? वो यमन से बना है, वो हमास से बना हुआ है, वो हिजबुल्लाह से बना हुआ है। तो तेहरान जो है उसको सांप का सिर मान रहे हैं कि अगर सांप का सिर को अगर कुचल दिया तो पूरा का पूरा सांप खत्म हो जाएगा। वी विल आल्सो स्ट्राइक द हौतीज इन यमन। कार्ड्स इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। हाउएवर राइजेज अ हैंड अगेंस्ट इजराइल, दैट हैंड विल बी कट ऑफ। मतलब अगर कोई भी हाथ इजराइल की तरफ बढ़ता है तो हम उन हाथों को ही जो है वो काट देंगे। ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। यूएस एम्बेसडर जो है वो कह रहे हैं कि इजराइल माइक हबक राइट ऑन एक्स दैट मे बी दोज B-2 बॉम्बर्स नीड टू विजिट यमन। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग B-2 बॉम्बर्स को कहां पर भेज देंगे? यमन के अंदर भेज देंगे। द यूनाइटेड स्टेट्स यूज द स्टील्थ बॉम्बर्स टू कैरी आउट स्ट्राइक अर्ली। मतलब जल्द ही जो है वो यमन के अंदर B-2 बॉम्बर्स को भेजा जाएगा, ताकि जिस तरीके से जो न्यूक्लियर टारगेट्स किए गए थे ईरान के अंदर वैसे ही अब यमन के अंदर टारगेट किए जाएंगे। लेकिन आखिरकार ये इतना जबरदस्त अटैक यमन की तरफ से इजराइल के ऊपर और इजराइल का यमन के ऊपर क्यों होने लगा? तो कृपा जो है वो कुछ यहां पर अटकी हुई है। जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि ईरान जो है वो यहां पर है, ईरान की कैपिटल है तेहरान। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि ईरान के अंदर 1979 से लेकर अब तक ख़ामेनी अस्तित्व के अंदर है। 1979 से पहले मतलब 1941 से लेकर 1979 तक जो रजा पहलवी था वो ईरान का शासक था। लेकिन रजा पहलवी किसके कहने पर काम करता था? अमेरिका कहने पर, और अमेरिका का ही एक पपेट के तौर पर वो ईरान के अंदर था। इसीलिए ईरान बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज हो चुका था। वहां की लड़कियां मिनीस्कर्ट पहनती थी, कोई भी वहां पर बुर्का वुर्का नहीं है। इसीलिए यूएसए का एक पपेट, एक कठपुतली जो है रजा पहलवी का नाम से 1941 से लेकर 1979 तक ईरान के अंदर था। और इसी बीच में एक 13 साल का लड़का जो कि मौलवी बन चुका था वो ये सब कुछ देख रहा था। 1979 के अंदर उसने वेस्टर्न जो कल्चर था इसका विरोध करना शुरू किया, जिसका मुस्लिम संप्रदाय ने काफी सपोर्ट किया। इसके चलते ख़ामेनी जो था वो ईरान के अंदर काफी फेमस हुआ। 1979 के अंदर तख्ता पलट होने के बाद ईरान के अंदर सरकार आती है, किसकी? ख़ामेनी की सरकार आती है। और ख़ामेनी की सरकार अयतुल्लाह ख़ामेनी के बाद से लेकर अब तक जो है वो वहां पर शासन कर रहे हैं। अब 1979 के अंदर ये लगने लगा कि आखिरकार वेस्टर्न कल्चर को हम लोग कैसे बैलेंस करें, तो उनको एक ऑप्शन दिखने लगा और वो है इजराइल। क्योंकि इनको यह पता था कि अमेरिका जब भी स्ट्राइक करेगा, जब भी अटैक करेगा तो वो इजराइल का इस्तेमाल करेगा, तो पहले हमको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए इजराइल को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने कई सारे जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हैं उनको यहां पर उतार दिया। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की एक थ्योरी जो है वो सामने निकल कर आती है। इसी थ्योरी के तहत आज हम लोग इसको जबरदस्त तरीके से समझने वाले हैं। तो ईरान ने क्या किया, अपनी इनकी जो IRGC मतलब ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प, IRGC की एक इनकी सेना है। देखिए ईरान में 2 तरीके की सेना है, एक तो जनरल आर्मी है और एक IRGC है। तो जनरल सेना जो है वो तो देश की रक्षा करती है, लेकिन रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो देश के बाहर जितनी भी व्यवस्थाएं उनको संभालते हैं। तो रिवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो ख़ामेनी के द्वारा ही बनाए गए थे। उनका काम ये था कि चाहे आप सीरिया के अंदर हो, चाहे इराक के अंदर हो, चाहे यमन के अंदर हो, चाहे गाजा के अंदर हो, जहां भी आप हो, अपने ये जो हथियार हैं इनका इस्तेमाल आप इजराइल के ऊपर करना,
जो जितने भी हथियार हैं उसको हम लोग कौन देंगे? ईरान देगा। मतलब ईरान का जो रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो प्रोवाइड करवाएगा। तो गाजा के अंदर है हमास, ठीक है, और यमन के अंदर है होतीज। तो अभी होतीज ने ही जो है वो क्या किया है, इजराइल के ऊपर अटैक करना शुरू किया है। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह है, और इराक के अंदर ये सारे जो है वो एक टेरर ग्रुप्स हैं। तो इनको क्या किया गया है, सपोर्ट किया गया है ईरान के द्वारा। और ये अटैक कहां पर कर रहे हैं? इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, और पूरी तरीके से हथियारों से सपोर्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और आज इजराइल को पूरी तरीके से घेर लिया है। तो पहले अटैक किया जा रहा था ईरान के ऊपर, और अब जो है निशाना कौन है? यमन है। हो सकता है कि यमन के बाद में आप देखिए कि हिजबुल्लाह जो है, पहले भी लेबनान के ऊपर कई सारे अटैक हो चुके हैं, गाजा के ऊपर अटैक चल रहा है हमारे हमास के साथ में। तो ये थ्योरी जो है इसको हम लोग कहते हैं एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की थ्योरी। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के तहत ये पूरा काम जो है वो चल रहा है। और इजराइल देखिए, इजराइल चुप रहने वाला नहीं है। उसके पास में टेक्नोलॉजी है, उसके पास में बिजनेस है, उसके पास में इकोनॉमी है। वो आखिरकार चुप क्यों बैठेगा? और साथ ही में यूएसए का सपोर्ट है, तो वो रुकने वाला नहीं है। तो ये थ्योरी जो थी ये किसकी है? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की है। तो अब बात ये है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है, और ये हो सकता है कि धीरे धीरे हम लोग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ जाएं। अगर आप लोग को नॉलेज अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भले ही हमारे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन नॉलेज में जबरदस्त है। तो आप लोग इस चैनल को आगे बढ़ाइएगा। ये आपका अपना चैनल है, और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।